WHO से कोरोना की दवा, अब दवा कह सकते हैं जिसको, कोरोनिल पर मोहर लगने के बाद खुद हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी। स्वामी जी, अब ये वही कोरोनिल कि कोई, जब आपने कहा कि भाई कोरोना की दवा आ रही है, आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो हमने सोचा ये कुछ नई दवा आप लेकर आए हैं, क्योंकि पिछली बार जो कोरोनिल लाए थे उस पर सवाल उठ गए थे कि साहब ये तो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है। ये वही कोरोनिल है, इसको ही आप दवा बता रहे हो? अब उस समय इम्यूनिटी बूस्टर का ही लाइसेंस मिला था। अब उस ड्रग लाइसेंस में भी कोरोना की दवाई, कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स के लिए इसको अब ऑथेंटिक मान्यता मिल गई है। इसकी एफिकेसी भी 99% से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। और खाली बात कोरोनिल तक ही सिमट करके नहीं रह गई है। कोरोनिल के साथ साथ स्वासारी, और स्वासारी के साथ स्वासारी गोल्ड कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो हमने भी नया अवतार उतार दिया है। और इसके साथ साथ आपके पीछे लिखा हुआ है पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऐसे कार्डियोग्रिट, लिवोग्रिट, लिवामृत, 100 से ज़्यादा दवाइयाँ हमने बना दी हैं और पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ। और पूरा जो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, जो एक पूरा का पूरा मेडिकल टेररिज्म, पूरा एक मेडिकल एक कॉन्स्पिरेसी और मेडिकल अनार्की जो पूरे दुनिया में फैला रहे थे, उन सब को हमने जवाब दे दिया। और खाली एक ही दवाई नहीं बनाई है। आप तो बहुत करते हो ना 100 बात की एक बात, तो 100 बात की एक बात ये है कि अब खाली कोरोनिल ही नहीं है, 100 से ज़्यादा दवाइयाँ हमने तैयार कर दी हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ में। और अब योग आयुर्वेद पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित होगा। आत्मनिर्भर भारत से लेकर के दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने, वो मुहिम अभी हमने शुरू कर दी है। अब एलोपैथी से कोई हमारा बैर नहीं, उससे भी सिंपैथी है। जहाँ लाइफ सेविंग ड्रग के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ किसी की ज़िंदगी तबाह हो रही हो, वहाँ उपयोग कर ले। लेकिन उनके पास में बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अर्थराइटिस का, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, एसएलई, एमएस ऑटोइम्यून डिजीज़ का, एमएनडी का, पार्किंसंस का, एपिलेप्सी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास इन चीज़ों के। बड़ी बात यह है कि कंट्रोल के साथ इनका क्योर परमानेंट सॉल्यूशन है। इसके ऊपर भी लोग प्रश्न उठाएंगे। तो ये मान्यता किसने दी? मतलब आप कह रहे हैं WHO से मान्यता, मतलब किसने, क्या लाइसेंस मिल गया आपको? देखिए, एक तो है कोरोना वाली कोरोनिल पे DCGI। कोरोनिल में हम लोगों ने एक जो प्रक्रिया पहले भी हम लोगों ने जो CTRA का अप्रूवल वगैरह लेकर के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, सारी जितने भी जो फॉर्मेलिटीज होती है हमने पूरी करी थी। उसके बाद में सिर्फ हमारे को जो DCGI से अप्रूवल लेने के लिए जो प्रक्रिया है, जो कि WHO की तरफ से मान्य संस्था है, जो 154 कंट्रीज में हम लोग अभी उसको दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय ही भ्रम में था। तो मतलब ड्रग कंट्रोलर की आपको मान्यता मिली है? मान्यता आई, और आयुष मंत्रालय की तरफ से 100 से ज़्यादा दवाइयों के लिए। हाँ, तो आयुष मंत्रालय की तरफ से पहले भ्रम था, क्योंकि जब हम लोगों ने CTRI रजिस्ट्रेशन करवाया था, आयुष मंत्रालय को बताना जरूरी नहीं है। हमने सारी प्रक्रिया करी, आयुष मंत्रालय करता है कि हमको तो पता नहीं था। भाई, तुमको पता ना होने से औषधि का प्रभाव थोड़ी कम हो जाता है। तो हमने बाद में उनको भी दे करके सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट सारे दे दिया। पता नहीं है कहने में उन्होंने एक दिन लगाया, पता है कहने में महीनों लगा दिए। तो उनसे भी अप्रूवल लेकर के अब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अब उसके बाद में वहाँ से भी आयुष मंत्रालय के द्वारा अप्रूवल हो करके जो हमारा आयुर्वेद यूनानी जो लाइसेंस अधिकारी है उत्तराखंड के द्वारा, अब इसको आयुर्वेदिक कोरोना की औषधि के रूप में अब लाइसेंस में दुनिया की पहली दवाई हो गई है। देखो, वैक्सीन वो प्रिवेंशन है, वो दवाई नहीं। कोरोना होने के वही सवाल पूछ रहा कोई वैक्सीन नहीं करेगी काम। कोरोना होने के बाद तो कोरोनिल खानी पड़ेगी। और जो हमारे समर्थक उनको भी, और जो हमारा विरोध करते हैं वो भी दवाई यही खा लें और बाद में ठोक करके विरोध करें, और पतंजलि का देसी घी ऊपर से और खा के आ जाए। और बीपी भी हो तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड से अपना बीपी कंट्रोल कर लें, और शुगर हो तो मधुनाशी और मधु ग्रिड भी खा लें। पूरे हेल्दी होकर के लड़ाई कर लें, लेकिन भलाई पीछे नहीं छूटनी। नहीं, तो ड्रग कंट्रोलर का लाइसेंस मिला है और ड्रग कंट्रोलर WHO से मान्यता प्राप्त है, इसलिए आप कह रहे हैं कि WHO से लाइसेंस मिला है? ना, वो अलग है। नहीं, दो चीजें हैं। मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जो किसी भी मेडिसिन की जो लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस अधिकारी होता है, हर स्टेट में होता है। यूनियन आयुर्वेद अधिकारी होता है, वो लाइसेंस देता है। तो लाइसेंस देने के लिए कोरोना के लिए विशेष करके आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने एक इंस्ट्रक्शंस दे रखा था कि कोई भी कोरोना की दवाई पर कोई भी आए, किसी को तुम लाइसेंस मत देना जब तक कि हम अप्रूवल ना दें।
तो इस कोरोनिल के लिए पहली बार फिर हमने उनको कहा, आयुष मंत्रालय को, भाई अप्रूवल दे दो। कहने लगे जी हम तो दे नहीं सकते। फिर मैंने कहा जैसे दे सकते हो वो करो। उन्होंने पूरी एक कमेटी बनाई, जो जब ये पूरा विवाद हुआ था कि भाई ये दवा कहाँ से आ गई, पूरी कमेटी बनाई। कमेटी बना करके हम लोगों ने रिव्यू किया, वहाँ पर हम लोगों ने उनको प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद वो संतुष्ट हुई पूरी टीम। उसके बाद आयुष मंत्रालय ने कह दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट तुम अब इसको औषधि के लाइसेंस के रूप में मान्यता दे सकते हो। वो मान्यता वहाँ से ले ली हमने, ड्रग जो लाइसेंस अथॉरिटी से। फिर उसके बाद में उस औषधि को फिर एक स्टेट नेशनल लेवल पर हम बिना CDRI के अप्रूवल के भी इंडिया में तो बेच सकते थे। पर जब DCGI का जब अप्रूवल होता है तो DCGI के अप्रूवल के बाद में हम पूरी दुनिया के 154 कंट्री में उस औषधि को बेच सकते हैं। वो भी हमने काम कर लिया। लाइसेंस अलग है, पूरी दुनिया में बेचने की जो परमिशन अलग है। ये दोनों चीज़ साइंटिफिक रिसर्च का जो ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो इनविट्रो, इन विवो और उसके बाद क्लिनिकल के बाद में, पर उसमें तो बहुत टाइम लगता है, उसमें तो बहुत वो सारी कर लिया किशोर भाई। और आगे की बात, वो डेटा भी पब्लिश भी हो चुके इंटरनेशनल जर्नल्स में। सिर्फ हमारी ही हम लोग हैं जो पूरी दुनिया में तो जो कोविड के ऊपर हाँ, हम लोगों ने काफ़ी जो उसके अंदर जो क्लिनिकल वाला है अभी तक हजारों लोगों तक हम कर चुके हैं। क्लिनिकल में भी हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल्ड भी किया, क्लिनिकल केस स्टडी भी किया और साइकोसोमेटिक स्टडी भी किया। यानी क्लिनिकल के साथ साथ में जो बाकी जो ज़रूरत होती है वो भी हमने किया। तो इस तरह से दुनिया में 9 हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर टॉप लेवल के जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं और 16 पेपर अभी मेरे रिव्यू में चल रहे हैं। यानी सिर्फ कोरोना के ऊपर 25 बड़े रिसर्च हमने किया। विदेशी ड्रग कंट्रोलर में किसी और देश के ड्रग कंट्रोलर ने अप्रूव किया अभी नहीं। ये इसके बाद जो हो जाता है आपका DCGI से होने के बाद में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो पूरी दुनिया के लिए मान्य है। अब पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में हम इसको नहीं, जैसे अमेरिका में FDA है, वो बताते हैं कि नहीं ये उसी का है। FDA जो बताता है कि भाई ये दवा आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो देखो, वो एलोपैथी के लिए, वो आपके लिए लागू नहीं है। अभी देखो न लागू है ना। जो हमने भाई जो हमने जो DCGI जो अप्रूवल लिया ना, जैसे कि उनकी जो WHO की ही जो टीम है वो आती, जब उसका ऑडिट होता है मेडिसिन का या फिर जो उसका सेटअप का जहाँ बनता है उस जगह का, वही टीम ऑडिट करती है, वो हम लेते हैं। DCGI से और FDI से भी हमारे फूड और नॉन फूड के, अमेरिका से भी हमको सभी औषधियाँ और हमारे बाकी भी प्रोडक्ट बेचने की। तो ये औषधि के बारे में जो है ये WHO की परमिशन की जरूरत है, तो पूरी दुनिया में मान्य है। और FDI की भी पतंजलि को परमिशन है। ये भारत का पहला, हाँ FDI की, वो भी भारत। हमारे तो आटा भी FDI से अप्रूव्ड है। तो कितनी डोज लेनी है, क्या लेना है, वो किसी से पूछ के लेना होगा या मतलब ऐसे ही खुद ही खा लें? देखो, बच्चों के लिए आधी गोली, जो एडल्ट हैं बच्चों, थोड़े बड़े बच्चे उनको 1 गोली, एडल्ट हैं वो 2 गोली, और ज़्यादा क्रोनिक है तो 2-2 गोली 3 बार सामान्य रूप से ले सकते हैं। जहाँ जिनको काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है, BP, शुगर, थायराइड और कई बीमारियाँ एक साथ लगी हुई हैं, तो पूरे देश में करीब 5 करोड़ रुपए हम इसी बात के लिए हर महीना देते हैं। हमारे 1000 से ज़्यादा वैद्य हैं, पतंजलि मेगा स्टोर है, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है, वहाँ पर जो है सलाह करके ले सकते हैं। बाकी देखो ऐसा है, कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं, तो बिना पूछे भी ले लोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि ये अगर ये वही चीज़ है तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब दवा कैसे हो गई? दवाई थी पहले भी। वो जो एक ड्रग माफिया है ना, गैंग है ना, उसने कहा था। कौन सा गैंग? एक पूरा ड्रग माफिया, मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की फैलाने वाला, जो केवल व्यापार ही सर्वोपरि। आयुष मंत्रालय ने कह दिया था ना, वो तो उस गैंग में नहीं है ना। अरे भाई, आयुष मंत्रालय को तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी ये तो मतलब आपकी नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन इस सरकार में ये माना जाता है कि भाई आपकी पहुंच ना हो, आप ना समझा सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी पहुंच तो थी, नहीं हमारी पहुंच तो, सुनो किशोर भाई, हमारी पहुंच तो थी, पर उनकी पहुंच हम तक नहीं थी, थोड़ी गैप रह गई थी। कोई बात नहीं, अब उसको विवाद को हमको तूल नहीं देना चाहते, इतनी बात करना चाहते हैं। देखो किशोर भाई, जो आपने एक अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि ये 6 महीने इसको लग गए, तब तो रिसर्च क्या किए भी नहीं, दवाई बता दी थी आपने? रिसर्च हो चुके थे। उस रिसर्च की पूरे प्रोसेस को माने खाली अप्रूवल्स लेने में इतना समय लग गया। देख लो आप, रिसर्च हो गए, लोग ठीक भी हो गए, लाखों लोग भी ठीक कर दिए,
सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, सीवियर पेशेंट सब भी ठीक कर दिए। माने काम पूरा हो गया, खाली जैसे ना ग्राउंड वर्क पूरा हो गया, पेपर वर्क। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि 100 बात की एक बात ये है कि काम पूरा हो गया था, उस काम को पेपर वर्क पूरा करने में हमको 6-7 महीने लगे। नहीं तो वैक्सीन के लिए तो इमरजेंसी में बहुत सारे काम हुए कि अच्छा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। काश ये काम इसके लिए भी हो जाता तो इतनी दिनों तक हमको ये लानत नहीं झेलनी पड़ती है कि बाबा तो बावड़ा है। अब लोगों को लग रहा है अरे बाबा तो सियाना निकला है भाई, जो है ये तो सब साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। और जो भी मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज हमारे पास में दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है योग आयुर्वेद और अपने परंपरागत ज्ञान पर अनुसंधान करने के लिए। उसकी आधारशिला रखी थी हर्षवर्धन साहब ने, उसका उद्घाटन किया था मोदी साहब ने। और खाली ये पॉलिटिकली नहीं बोलना चाहता, 2017 में भी हुआ था। आप लोगों ने सब उसके साक्षी रहे। इतना बड़ा पूरा आयोजन सारे देश ने देखा था। अब हमने 100 से ज़्यादा तो नई दवाइयाँ बना दी और आगे मैं आपको कह रहा हूँ पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ लौटेगी। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। और अभी तो हमारे हर्षवर्धन साहब जो है WHO की जो गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन है, मैं तो कहता हूँ WHO का हेड ऑफिस आने वाले 30 सालों में भारत में बने, ये लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूँ। और भारत केवल आरोग्य के संदर्भ में नहीं, आर्थिक समृद्धि के बारे में भी आज वर्ल्ड बैंक, IMF और UN तो हमको स्थायी सदस्य तक मानने के लिए तैयार नहीं। तो भारत की ताकत हमें बढ़ानी है, आरोग्य तक बात नहीं रहनी चाहिए, उससे आगे भी हमें जाना है। और आपको तो पता है मैं तो पंगेबाज आदमी, और हमने पंगा ले रखा है, बिना दंगा किए पंगा करते हैं हम। पंगा ये ले रखा है कि देश के और दुनिया के लोगों को एक सस्टेनेबल हेल्थ मिले, जिसमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई केमिकल्स का जहर ना हो, और वो भी उपचार और उपकार की भावना से। ये यदि कोई दूसरी कंपनियां बनाती, विदेशी कंपनियां, उनको कोई मेडिसिन मिल जाती, अभी तो प्रिवेंशन ही में अटके हुए हैं, तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये की बेचते वो लोग। हमने 535 रुपये की तब दी थी जब 5,000 रुपये की ब्लैक में बिक रही थी कोरोनिल और स्वासारी। 545 की 535 की तब भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। और इसका कोई ऐसा नहीं कि डिमांड बढ़ गई तो हमने रेट बढ़ा दिया हो। और इससे भी जो अर्थ अर्जित होता है वो सारा परमार्थ के लिए लगाते हैं। माने 1 पैसा स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण उपयोग नहीं करते। हम तो जैसे 30 साल पहले थे वैसे ही आज हैं, वैसे ही ज़मीन पर सोते हैं। और एक ही मकसद है कि हमें करोड़ों लोगों का भला करना। और ये भारत जो कभी एक 18वीं शताब्दी में जो इसका कभी स्वर्ण काल था, इसको वहाँ तक वापस लेकर के जाना है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग करके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके विकल्प रहित संकल्प के साथ इस देश को वहाँ लेकर के जाना है जहाँ सारी दुनिया कहे भारत सभी दिशाओं से सर्वश्रेष्ठ है। ये बताइए फिर, अब ये वैक्सीन का राउंड चल रहे हैं, तीसरा दौर आना है, वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी? नहीं, वैक्सीन जिनको लगवानी वो लगवाएं। जिनको मतलब सरकार तो कह रही सबको लगवानी चाहिए। सबको लगाने के लिए तो सरकार कह ही नहीं रही। अभी कहते जो अब मतलब जो राउंड आएंगे, जब अगले राउंड आएंगे, तो मैंने अपना 10वें राउंड में नाम लिखवाया हुआ है। और आपसे भी कहूँगा, आप भी इतने फिट हो, मैं देख रहा हूँ पिछले 2.5 दशकों से किशोर ही बने हुए हैं। तो मैं सबको किशोरी देखना चाहता हूँ। और वो सुबह सुबह योगाभ्यास करें, स्वासारी कोरोनिल बिना संक्रमित हुए भी खाएं। वैक्सीन तो संक्रमित हो गई नहीं। आप लगवाएंगे? मैंने कहा ना 10वें राउंड में नाम लिखवाया हुआ है। और तब तक शायद कोरोना का स्ट्रेन इतना कमज़ोर पड़ जाएगा, सर्दी जुकाम से भी कमज़ोर। नहीं तो ये चक्कर क्या हो रहा है ना कि कई लोग जो 2 डोज लगवानी है वैक्सीन की, एक लगवा रहे हैं, दूसरी नहीं लगवा रहे हैं। सरकार के लिए भाई दूसरी लगवाई। जो लगवा रहे हैं उनको तो दोनों ही लगवानी चाहिए, और जिनका पहले नंबर उनको पहले लेना चाहिए। आप जैसे और हमारे जैसे जो स्वस्थ लोग हैं उनको अपना नाम लास्ट में ही रखना चाहिए। ये कोई प्रसाद थोड़ी बट रहा है। अरे भाई, पहले जिनको जो मेडिकल वाले, पैरामेडिकल वाले स्टाफ हैं जो अलग तरह की जॉब में हैं, या जो बेचारे कमज़ोर लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, बाकी दूसरे, और उनको भी एक बात और कहना चाहता हूँ, जो है वैक्सीन लगाने पर झटका जोर का लगता है 3 दिन के लिए। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट्स भी कई लोग बताते हैं। तो उसका उस झटके से उभरने के लिए भी पहले कोरोनिल खा लो, बाद में वैक्सीन लगवा लो। पहले कपालभाति अनुलोम विलोम करा लो, नहीं तो पता लगा वो वैक्सीन का झटका ही नहीं। आप कह रहे हैं वैक्सीन के साथ कोरोनिल लें, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो कोरोनिल प्रिवेंशन भी करेगी, कोरोनिल क्योर भी करेगी। हाँ, ट्रीटमेंट भी करेगी, और प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, और आफ्टर जो इफेक्ट्स उनको भी कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो इफेक्ट है उसको रोकने में भी काम करेगी।
जैसे एलोपैथी की दवाओं में कहा जाता है ना भाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं, इसके नहीं, उसके ना, इसमें अब वो सवाल आएंगे ना कि ये तो बस बाबा जी ने कह दिया और लोग खा रहे हैं। देखो हमने सलाह भी बता दी है, साइड इफेक्ट ये इसके ऊपर पूरी स्टडी की है। हम लोगों ने पूरी स्टडी करी है, हम लोगों ने पूरी टॉक्सिकोलॉजी करी है, बड़े लेवल पर करी है, अलग अलग डोजेस पे करी है। क्योंकि लोग नॉर्मली कई बार कह देते हैं ना कि खा ली तो थोड़ी गर्मी लग रही जी, खा ली तो पेट में ऐसा, तो इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट इसमें किसी भी ये तरह खा से लेंगे नहीं जीवन में दिखा कभी कोरोना नहीं होगा, क्या ये दावा है? नहीं, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि आज रोटी खा करके हमको ज़िंदगी भर भूख नहीं लगेगी तो खानी पड़ती है। तो इसमें यह है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। वो भी अभी हम और स्टडी करेंगे कि कोरोनिल कितने दिन खाने के बाद कितने दिन तक काम करेगी, पर अभी तो हम कहेंगे कि अभी तो वैक्सीन का भी नहीं पता कितने दिन असर रहेगा, अभी हमारी लेकिन इससे हमारी जो है इनिट जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग चीज़ है, ये इनिट इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देती है, जो प्राकृतिक सहज हमारी इम्यूनिटी है कि मैं मतलब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग मेरे आस पड़ोस में रहने वाले कोरोना से संक्रमित हुए, उनको भी मैंने कोरोनिल खा के बचाया, लेकिन मुझे नहीं हुआ। मतलब अब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कहूँगा तो थोड़ा कुछ लोग हंसेंगे कि फिर वो कैसे संक्रमित हो गए। तो कोरोनिल से हमने लोगों को बचाया। और आगे भी एक बात और बता देना चाहता हूँ, मतलब एक किट ले ली और तो लोग निश्चिंत। हाँ, एक बात और बताता हूँ, हमने बहुत से लोगों को मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकाला। जिसके घर में कोरोनिल थी ना, वो मेंटल ट्रॉमा में नहीं गया, मेरे पास दवाई है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन था लोगों को। तो ये भी हमने काम किया है और आगे भी मैं कह रहा हूँ, एक घर में ज़रूर लेकर के रख लें। कभी भगवान ना करे किसी के घर में कोरोना हो, लेकिन हो जाएगा तो रोना धोना नहीं होगा और आपको अपनों को खोना नहीं। अब जैसे वैक्सीन पे कई दिल्ली में और कई जगह डिमांड हो रही है कि भाई वैक्सीन तो फ्री लगवानी चाहिए, तो ये फ्री नहीं देनी चाहिए? इसके लिए थोड़ा कुछ लोग सहयोग करेंगे, तो हम इसको भी उपलब्ध करा देंगे। देखो हम तो फ़कीर आदमी हैं, एक एक कोड़ी मांग करके हमने पतंजलि योगपीठ, दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का इंस्टीट्यूट, दुनिया का वैदिक संस्कृति पर आधारित सबसे बड़ा, जो कोरोना काल में हमने एक दिन भी बंद नहीं किया, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुल पतंजलि विश्वविद्यालय, 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चैरिटी के काम लोगों, क्योंकि लोग कहेंगे ना कि अब बाबा जी ने ये बना लिया, अब इससे पैसे कमा रहे हैं और ये इतने हज़ार पैसे कमाने होते तो 5,000 रुपये की भेजते, और अभी तक तो 5-10 हज़ार करोड़ रुपये सीधे कर चुके होते। अभी तो 7,500 करोड़ का बाबा के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज लेकर के भी फर्ज निभा रहे हैं। अच्छा, ये आपने जितना ना पता लगे ना उतना ही अच्छा है। आपने कर्ज की बात की, वो 2016 में तो ऐसा था कि 20 तक इतना आगे चले जाएंगे, क्या झटका क्या आया फाइनेंशियल्स में? झटका कुछ नहीं आया। अभी तो हमने 4,500 करोड़ तो भाई एक रुचि सोया को एक्वायर करने के लिए लगा दिया। एक्सपेंशन इतने कि अपने बिजनेस को कोई झटका नहीं लगा। हमने तो झटका मारा है विदेशी कंपनियों को जोर का, उसे उभर नहीं पा रही है अभी तक भी। कोलगेट अभी तक नहीं उभर, वेद शक्ति भी उसका जो है, क्योंकि वेद तो आता नहीं है अभी तो। बहुत बड़े बिजनेस अखबार में निकला कि यूनिलीवर से लेकर के बाकी और ज़्यादा कंपनियों के नाम नहीं लूँगा, अलग जितनी भी MNCs हैं उनके पास में जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज होना चाहिए वो है ही नहीं। आज हमने रुचि सोया ली थी तो आपको पता है, यदि इकोनॉमिक्स के ऊपर आप आएंगे झटका किसको लगा है। 7 रुपये का शेयर था जो आज 600-700 में है। कहते ये 5,000 करोड़ की कंपनी आज बाजार में उसकी 20-25 हज़ार करोड़ वैल्यू कैसे हो रही है। और पतंजलि के बारे में आप देखेंगे तो हमने हर चीज़ के अंदर अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, जो चाहे डेंटल कैटेगरी है, चाहे वो हेयर केयर है, चाहे स्किन केयर है, तो हमने कहीं पर भी झटका नहीं लगा। ये हमारे बारे में और एक जो है अफवाहें फैलाई गई। 2016 में 1190 था प्रॉफिट, 1190 करोड़, अब 425। प्रॉफिट है, देखो अब आप प्रॉफिट अब 425 करोड़ हो गया। देखो प्रॉफिट के ऊपर मत जाओ। टर्नओवर तो कम नहीं हुआ ना, प्रॉफिट कम हुआ ना, इसका मतलब हमने मूल्य नहीं बढ़ाया, उसी मूल्य पर ही अभी तक। देखो प्रॉफिटेबिलिटी अलग चीज़ होती है और जो है सेवा अलग चीज़ होती है। हम सेवा के लिए और जो सेवा से अर्थ अर्जित हो रहा है उसको भी परमार्थ के लिए, एक अलग तरह का काम है। आपको इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप डेटा के ऊपर बात करेंगे तो डेटा हमारे पास में 40 करोड़ लोगों का कस्टमर बेस है हमारे पास, 10 करोड़ लोगों का तो आयुर्वेद का डेटा बेस है हमारे पास। डेटा की बात पे ये बताइए कि GST से दिक्कत आई या नहीं आई? देखो GST से चीज़ें सुगम तो हुई हैं, लेकिन नई नई प्रैक्टिस के समय लोगों को, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई थी। हमारे पास तो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आई। पतंजलि को कोई दिक्कत नहीं आई? पतंजलि को दिक्कत नहीं आई। शुरू के दिनों में लोगों को ट्रेनिंग के समय शुरू में आई है, शुरू में आई, पर अब मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी में GST का कोई असर नहीं पड़ा? देखिए
आपको मैंने बोला कि हमने अपना पतंजलि का पैसा निकाला 1200 करोड़ रुपए और वो रुचि सोया में लगाया, उधर से बैंकों से पैसा लिया। तो चीज़ों को अब आप एक साथ आप देखिए, जो साधु संत महात्मा केवल धर्मोपदेश देने के लिए जाने जाते थे, मैं धर्मोपदेश के साथ, योग के साथ लोगों को धर्म के साथ अर्थ भी दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ। 5 लाख लोगों को रोजगार भी देते थे आप और वो काफ़ी हद तक हुआ भी और आगे होगा भी। और अभी शिक्षा में भी परिवर्तन लेकर के सत्ता परिवर्तन हो गया, व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं। आपके पुराने ट्वीट निकालते हैं वो, मतलब जो आप गैंग की बात करते हैं ना, पुराने ट्वीट निकालते हैं कि भाई ये कहा था, वो कहा था। अभी शशि थरूर जी ने एक कार्टून, आपने देखा वो कार्टून उन्होंने ट्वीट किया था, शीर्षासन में 90 रुपए का पेट्रोल 6 रुपए का लग रहा है। तो अच्छा है यदि सारे विपक्षी भी शीर्षासन करेंगे तो उनकी दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो सरकार के साथ योगियों के साथ योद्धा बनने के लिए आपको भी तो लड़ना पड़ेगा ना। तो इधर से आदित्यनाथ योगी, इधर से मोदी जी योगी, इनके 90% जो है मिनिस्टर योगी। आप थोड़ी लड़ रहे हैं उनसे। अरे विपक्षियों को लड़ने के लिए थोड़ा सा शीर्षासन भी करना चाहिए, कपालभाति अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, पतंजलि गाय का घी खाना चाहिए। और जिनके पास में थोड़ी गरीबी है तो उनको हम जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं अफोर्डेबल प्राइस में उनको थोड़ा हम कमीशन और दे देंगे। नहीं, अफोर्डेबल प्राइस पे पेट्रोल मिलना था ना। आपके कोर्ट्स आते हैं कि भाई 35 रुपए में हो जाएगा पेट्रोल। मैंने तो आपके साथ इंटरव्यू किए भी हैं, तो पूछ रहा हूँ कि यदि टैक्सेस सारे हटा दिए जाएं, सारे जितने भी टैक्स हैं ना, वो 35 का 105 की तरफ जा रहा है, 3 गुना। इतनी मैथमेटिक्स तो ठीक है ना। तो इसलिए आज भी मैं कह रहा हूँ, अभी गडकरी साहब कह के गए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जाएंगे तो उससे भी काफ़ी सोल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा कुछ नज़दीक के अपने ऑफिस हैं तो थोड़ा पैदल चल करके साइकिल पर भी थोड़ा जाना शुरू करें। और गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना भी मत बढ़ाइए कि लोग जो है कहीं बीपी और बढ़ जाए और फिर उनको अनुलोम विलोम और शीतकारी मुक्तावटी और जो है बीपी किट एक साथ खिलानी पड़े। पिछली वाली सरकार से तो आप आंदोलन करते थे, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये थोड़ी सात्विक सरकार है तो पहले वालों को थोड़ा सा ऊंचा सुनता था, ये ज़्यादा सुनते हैं। आप आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी हैं? मैं आरोग्य जीवी हूँ, मैं राष्ट्र जीवी हूँ, मैं योग जीवी हूँ, अध्यात्म जीवी हूँ, मानव जीवी हूँ। और बाकी जो जीव हैं उनके बारे में तो आप उन्हीं से पूछिए जो कहने और यानी आप कहने वाले और जिनके लिए कहा गया वाले आंदोलनों में नहीं। आप जो किसान आंदोलन चल रहा है न, मैं किसान का बेटा हूँ और चाहता हूँ कि किसान आंदोलन भी जल्दी से इसका गतिरोध खत्म। क्यों नहीं हो रहा आपकी नज़र में? क्योंकि आप उस इलाके में काफ़ी, और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इन सब के साथ भी आपने काफ़ी काम किया जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं, इनके पिताश्री से लेकर के माने महेंद्र सिंह टिकैत जी से लेकर के नरेश जी, राकेश जी से लेकर के और जितने भी यहाँ किसान नेता हैं उनके साथ तो हमारा एक स्वाभाविक उनके साथ सिंपैथी है और उनके साथ हमारी वननेस है, उनके साथ कोएग्जिस्टेंस है, हार्मनी है, उनके साथ लव कंपैशन है। क्यों नहीं होगा? भाई देश के अन्नदाता है ना। लेकिन अन्नदाता और देश के जो निर्माता एक नया भारत गढ़ना चाहते हैं तो दोनों दो कदम आगे बढ़ें और संवाद से समाधान निकले। जो बाकी पॉलिटिकल हैडल्स हैं उनको तो हटाना ही पड़े। और ये जो 26 जनवरी को हो गया ट्रैक्टर लेके लाल किले पे, और नहीं, ये तो अशोभनीय। आगे से भी इस तरह की चीज़ें ना हो तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का किसान और पूरा हिंदुस्तान की जो अस्मिता, एकता, अखंडता, संप्रभुता, कहीं कोई चीज़ मतलब ये लोग आंदोलन जीवी नहीं देखते आप? आंदोलन जीवी वो हैं जो इनका फायदा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं? देखो, जो किसान है वो तो आंदोलन जीवी नहीं है, लेकिन इनका जो फायदा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखो मोदी जी को भी मैं लगभग 2 दशकों से जानता हूँ, उन्होंने किसानों को आंदोलन जीवी नहीं कहा है। मैंने कुछ ऐसे ठलवे हैं, किसान आंदोलन जीवी नहीं है, कुछ ऐसे ठलवे हैं जिनको कोई काम है नहीं, वो बेरोजगार हो गया तो पतंजलि में आकर के थोड़ा सा काम कर लें, उनको हम रोजगार दे देंगे। अच्छा, चलिए आखिर में फाइनेंशियल्स पे आपने बोल ही दिया कि फाइनेंशियल्स तो रुचि सोया की वजह से भी ऐसे हो गए। और वो अच्छे, आज 25,000 करोड़ की कंपनी, एक बाबा बता दो ना पूरी दुनिया का, कोई सन्यासी बता दो सेवा के भाव से, अर्थ परमार्थ के भाव से सारा अर्थ का पूरा साम्राज्य चलाता हो, बताओ एक। और 25,000 करोड़ अभी आगे और देखते जाना, 30, 40, 50,000 करोड़ पे जाएगा, 5 साल थोड़ा और इंतजार कर लो। 25,000 करोड़ थोड़ा होता है क्या? और कितना चाहिए? आपने राम मंदिर को कितना चंदा दिया? देखो, मैं चाहता हूँ राम मंदिर में 27-28 करोड़ तो वही दे दिया था जब मोदी ने 30 करोड़ से 25 करोड़ से ज़्यादा तो पूरा पतंजलि रुचि सोया से एक दिया,
फिर एक दिन की सैलरी पूरे अलग से दी, और पतंजलि के द्वारा जो सेवा कार्य किए गए, आप एक एमएनसी का नाम बता दो जिसने 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा कोरोना काल में दिया हो, एक एमएनसी का नाम बता दो। और अभी भी राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर एक चंदा का विषय नहीं हो, चंदा तो, और वो कोई धंधा नहीं है, चंदा तो एक भावना की बात है। मुझे लगता है इसमें कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए चंदे में। हम लोग तो हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की चैरिटी करते हैं, और राम मंदिर में भी चंदा देंगे। और मैं तो कहता हूँ 2 रुपये का दो, 100 रुपये का दो, 1000 का दो, लाख का दो, करोड़ का दो, जिसका जितना सामर्थ्य हो वैसा दो, और इसमें कोई कंपटीशन हम खड़ा नहीं करना चाहते। अंत में, जब पहले हर बार जब चुनाव होते थे तो आपके शिविर लगते थे, इस बार बंगाल वगैरह कुछ शिविर लग रहे हैं या उनसे अब? अभी शिविर मैंने अपने योग ग्राम निरामय में लगा रखे हैं, और पहले 500 लोगों की फैसिलिटी थी, अब 1000 लोगों की फैसिलिटी कर दी। अब अगले साल तक 5000 लोगों की फैसिलिटी परमानेंट वहीं। राज्यों में नहीं जाएंगे, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, देखिए, राजनीति जो राजधर्म है ये शाश्वत नहीं है। योग धर्म और अध्यात्म धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म है, ये शाश्वत होता है। इसलिए ये आपद धर्म था हमारा। अभी मुझे लगता है जो राजधर्म वाले हैं वो अच्छे से डील करते। तो बंगाल में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीदी आए या बीजेपी आए? नहीं, हमको फर्क बस इसी से पड़ता है कि जो भी आए वो राष्ट्र प्रेमी आना चाहिए, राष्ट्रभक्त आना चाहिए। हम तो पैट्रियटिज्म में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद, मानवतावाद में विश्वास रखते हैं। कोई किसी भी प्रकार की नफरत में विश्वास नहीं रखते, कोई किसी प्रकार का मजहबी उन्माद, वैचारिक उन्माद और किसी तरह का आर्थिक उन्माद, और ये मैंने कहा ना। नहीं, तो अभी जो सरकार है वहाँ पर राष्ट्रप्रेमी सरकार है आपकी नज़र में, टीएमसी की? देखिए, मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा, हम अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद के और जो है अर्थ और परमार्थ के उपासक है, उधर ही हमें रहने दो। कोई सो बात की एक बात यह कि स्वामी रामदेव योगी है, कर्मयोगी है, और देश के लिए उपयोगी है, आपने देख लिया और आगे भी आप देखेंगे कम से कम 50 साल तक। और पुराने ट्वीट पे कोई कुछ भी बोलता रहे? पुराने ट्वीट जो भी किए थे वो सही नीयत से किए थे, और उन तथ्यों से मैं आज भी सहमत हूँ। कितने एग्जीक्यूट हो पाते हैं वो तो परिस्थितियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। आचार्य जी, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोरोनिल को मान्यता मिलने के बाद ड्रग कंट्रोलर से हमसे बात करते हुए, और जब स्वामी जी से बात होती है तो फिर कई मुद्दों पर होती है, और वो हुई। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।